गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल समाचार? ऑल गुड? ओके। आइए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट हम लोगों ने देख लिया, बैलेंस शीट हम लोगों ने देख लिया, उनके क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। लेकिन कभी कभी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस में जो डेटा हमारे पास होता है उनके साथ ट्रायल बैलेंस के बाहर में कुछ लाइंस लिखे हुए होते हैं। वी कॉल देम एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो उन टॉपिक्स को हम लोगों को आज समझना है। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आप आते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस आपके पास में है। ट्रायल, एक मिनट। ट्रायल बैलेंस है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि लाइक हमारे पास में लेट से कैश है, बैंक है ना, कैपिटल है, ऐसी चीजें हमारे पास दी हुई हैं। पहले के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे उसमें चीजें यहाँ तक होती थी, फिर काम खत्म। ट्रायल बैलेंस पे डेटा होता था, फिर काम खत्म। उसमें से डेटा को पकड़ते थे हम लोग, और ट्रेडिंग पीएल तो ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट, जहां पर लेकर के जाना है वहां पर डेटा को प्लेस करा दिए, तो उससे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट रेडी हो गया। लेकिन एक सिनेरियो आपके पास ऐसा आ सकता है जिसमें ट्रायल बैलेंस आपके पास में है यहाँ पर, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस आपका यहाँ पर डबल लाइन से क्लोज हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे यहाँ पर आपको मिलता होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें यूजुअली आपको क्या मिलता होगा? क्लोजिंग स्टॉक, है ना। लेकिन अलावा इसके आपके पास में अब मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ मिले डेप्रिसिएशन इज टू बी, depreciation is to be charged at the rate 20% on plant and machine। हो सकता है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाए अक्रूड, मान लीजिए रेंट, ठीक है, या अक्रूड मैं बोल देता हूं इंटरेस्ट, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मान लीजिए 1000। तो ऐसे ना कुछ लाइंस आपको देखने हुए मिलते होंगे। वी कॉल इट, ये जो है ना आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो जब आपको ट्रायल बैलेंस का डेटा से ट्रेडिंग पीएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, एक मिनट, बैलेंस शीट बनाना है, तो ठीक बात है। लेकिन जब इन एडजस्टमेंट्स को भी लेते हुए ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना है, तो इसी टॉपिक को अपन कह देते हैं कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। मतलब फाइनल अकाउंट बनाओ तो, लेकिन एडजस्टमेंट्स को कवर करते हुए, एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए, दैट्स इट। तो इसका मतलब इधर का इफेक्ट तो जाएगा यहाँ पे, इसका भी इफेक्ट यहाँ पर जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। और विश्वास मानिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, दे ट्राई टू मेमोराइज देम, लाइक प्रीपेड को लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो आप इसको मेमोराइज नहीं करेंगे। आप जब कभी, जैसे अभी आप 11th में होंगे, या फिर मान लीजिए आप सीए फाउंडेशन में होंगे, आप जब हायर एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे ट्रायल बैलेंस मिलेंगे और उनके एडजस्टमेंट्स बहुत लंबे लंबे मिलेंगे। और अगर आप आज से हैबिट रखते हैं कि नहीं, आज से ना हम लोगों को ट्रायल बैलेंस के बाद में जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उनकी पोस्टिंग कैसे होनी है, उसका भी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में लाइक एक्टिविटी कैसे रिकॉर्ड होगा, इसको हमें याद नहीं करना है, इसको समझना है। तो चाहे जितनी मर्जी आपको तरीके के ट्रायल एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, आप फाइनल अकाउंट एकदम इजीली बना पाएंगे, ट्रस्ट मी। इसलिए rather टू लाइक
इसको ना एक 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 रूल बनाने का कि प्रीपेड को लेस, आउटस्टैंडिंग को ऐड, या ऐसा हम इसको कोशिश करेंगे समझाने का। थोड़ा पेशेंस रख करके और ध्यान से बात को तसल्ली से सुनिएगा पहले, हड़बड़ी में काम नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक स्टडी करते हो, किसी भी राइटर की बुक स्टडी करते हो, कैसा भी एडजस्टमेंट दिया हो, बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उनमें से जो मेन टाइप के यूजुअली आपको एडजस्टमेंट्स दिखते हैं, मेन टाइप की, अलावा इसके क्या एडजस्टमेंट नहीं हो सकते? अरे दुनिया जहान के एडजस्टमेंट हो सकते हैं भाई, लेकिन जो मेन एडजस्टमेंट्स आपको दिखते हैं आपके बुक्स में, वो ये सारे हैं। जिसमें आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है डेप्रिसिएशन, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करते करते अक्रूड इनकम है, अनअक्रूड इनकम है, बैड डेट्स है। हाँ, ऐसे कुछ कुछ हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं। और इसमें से तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत रोते हैं, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना। और उसमें से मैंने देखा है कि लोग रट्टा मार लेते हैं, लाइक ओ सबसे पहले बैड डेट लिखो, फिर फर्दर बैड डेट लिखो, फिर न्यू प्रोविजन को ऐड करो, फिर लेस प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन को लेस करो। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर पोस्टिंग द थिंग्स लाइक दिस। तो एक एक करके बात को करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एडजस्टमेंट के साथ में डील कैसे करना है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बातें एकदम समझ में आ गई होंगी, ठीक बात है। आइए अब सबसे पहले ये बात को समझो बाबू, बहुत ध्यान से इस बात को समझो। जब भी आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, शायद इस तरीके से बातें आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलती होंगी, जो मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूं। क्या कि जो आपको ट्रायल बैलेंस मिल रही है, उसके बाहर में आपको एडजस्टमेंट मिल रहा है ना। ना एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, नहीं सर बाहर लिखा हुआ है। सर बाहर क्यों लिखा हुआ है? और जो अंदर डेटा है वो अंदर क्यों लिखा हुआ है? अंदर डेटा जो भी है वो अंदर इसलिए है क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री हुई है। जर्नल एंट्री हुई है तो उसका लेजर बना। लेजर बना तब तो भाई साहब वो ट्रायल बैलेंस के पार्ट बने। मेरी बात समझिए, पहले जर्नल एंट्री किए, जर्नल एंट्री से डेटा एक्सट्रैक्ट करके कहां लेकर के गए? लेजर में। लेजर से फिर कहां लेकर के गए? ट्रायल बैलेंस में। दैट्स व्हाई दे आर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रायल बैलेंस वी रियलाइज्ड, ओ ओ, हम लोगों ने कुछ डेटा तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। आप बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हेलो, मैं ये बोल रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस बन गया, खत्म हो गया, क्लोज कर दिए, फिर अब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, डेप्रिसिएशन पोस्ट करना था, हम तो भूल गए। अच्छा, जो हम लोगों ने रेंट का पेमेंट कर रखा है ना, उस रेंट वाले अमाउंट में कुछ ऐसा, अच्छा आज आप रियलाइज कर रहे हैं, मतलब कब रियलाइज कर रहे हो आप रियलाइज कर रहे हो 31 मार्च को, ईयर एंड को ना काम कर रहे हो भाई, सिंपल सी बात है। तो 31 मार्च को आप रियलाइज कर रहे हो, अच्छा जो रेंट का पेमेंट हमने किया है ना, उसमें कुछ अमाउंट ना दूसरे आने वाले साल का है, नेक्स्ट ईयर का हमने पेमेंट किया है और उसको भी हमने खर्च मान लिया। अरे गड़बड़ हो गई भाई, कैसे खर्च मानोगे? जब हमने आपको लास्ट क्लास भी बहुत बारीकी से हिंट किया था कि जब तक कि वो सर्विसेज, वो बेनिफिट्स आपने अवेल नहीं कर लिया, यू कैन नॉट से दिस इज योर एक्सपेंस, है ना। वो आपके लिए एसेट है, बेनिफिट मिलने बाकी हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, दैट इज योर एसेट। और एक्सपेंसेस का मतलब वो बेनिफिट्स आपने अवेल कर लिए। तो जो रेंट आपने दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, वो आप उसका फैसिलिटी मिल गया, आपको नहीं मिला, तो आप उसको क्यों एक्सपेंस मान लिए? तो इसका मतलब एडजस्टमेंट में जितनी भी चीजें दी हुई हैं, या तो वो एंट्रीज आप करना भूल गए हो, या भाई साहब एंट्री आपने कर भी लिया ना, तो आप रॉन्ग एंट्री कर दिए हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, जब मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का तो मैंने करीबन 2-3 क्लास में बता चुका हूं। मैं उसकी जर्नल एंट्री नहीं करते तो लेजर नहीं करते तो ट्रायल बैलेंस नहीं करते, वो सेपरेटली कैलकुलेट होता है, वो डिटेल्स में उसको हमने समझा रखा है पहले वाली वीडियोज में। इस कारण से वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा, वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर तब मिल सकता है जब हमें परचेज एडजस्टेड फिगर मिलता है। वेल, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, अब इससे हम थोड़ा ऊपर उठते हैं।
तो क्लोजिंग स्टॉक को हम आज के डेट में आज बात नहीं कर रहे हैं। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ना कि एंट्री करना भूल गए या एंट्री गड़बड़-सड़बड़ हो गई, है ना? तो उनको मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ कर के। क्लोजिंग स्टॉक की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे। बात एकदम से क्लियर है? चलिए। अब यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ गया कि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर सिर्फ इसलिए है, मैं फिर से रिपीट एक बार लास्ट बार कर रहा हूँ क्या, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हुई है। अगर एंट्री हुई होती या जो एंट्री होनी गड़बड़ सड़बड़ का मतलब जो एंट्री होनी चाहिए थे वो एंट्री नहीं हुई है या एंट्री आपने करा ही नहीं, है ना? तो अगर दोनों में से कोई भी केसेस है तो इसका मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई, या तो करेक्ट नहीं हुई या तो एंट्री हुई नहीं। अगर हुई होती तो जर्नल एंट्री हुई होती ना, तो लेजर लेजर तो ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब आज के डेट में एडजस्टमेंट के साथ में हमको करना क्या है? एडजस्टमेंट के साथ में हमको ये करना है कि तुरंत मनी मन सोचो। बात को समझिएगा थोड़ा। तुरंत मनी मन सोचो, अच्छा अगर एंट्री किए होते तो क्या किए होते? ठीक, मान लीजिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन हुआ होता। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ होता। तो वो एंट्री किए होते ना तो उसका भी तो इम्पैक्ट ट्रेडिंग एंड पीएल में जाता। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर में डेटा मिल रहा है उसका जब डेटा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लेके जा रहे हो तो तुरंत हर एडजस्टमेंट का मनी मन एंट्री सोचो, करो नहीं, सोचो। अब एंट्री करने का समय गया, आप ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिए, आपको क्या लगता है कि फिर आप जर्नल एंट्री करेंगे, फिर आप लेजर बनाएंगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे? बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो आप क्या करने वाले बेसिकली, आप बेसिकली इसका एंट्री मनी मन सोचेंगे और एंट्री के करने के बाद मनी मन सोचने के बाद में उसका भी इम्पैक्ट ट्रेडिंग पीएल में ले जाइए, बैलेंस शीट में ले जाइए, काम खत्म हो गया। क्या तकलीफ है इसमें भाई? लेकिन फिर भी अभी आपको आधा समझ में आया होगा बात। आपको सिर्फ इतना समझ में आया होगा कि एडजस्टमेंट का मतलब ये ट्रायल बैलेंस के जो बाहर लिखा हुआ है उसका मतलब कि वो एंट्रीज नहीं हुई हैं या रॉन्गली पोस्टेड हो गया है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए उसके इफेक्ट को हमें ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में लेके जाना है। बस इतना ही आपको बात समझ में आया होगा और लॉजिक भी ठीक है क्योंकि एक एक करके हमको समझाना पड़ेगा। अब देखिए जब एडजस्टमेंट में आपको ये चीजें मिलती हैं, जैसे मैं पहला एडजस्टमेंट समझने की कोशिश करता हूँ, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन के साथ में क्या पंगा हो सकता है भाई, समझो। डेप्रिसिएशन के साथ में मैं ना एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट को क्लियर कट आंसर दे सकूं। फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे ना अपन, कोई मुश्किल नहीं, सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। आइए ट्रायल बैलेंस में हम लोग आते हैं और मैं मान करके चलता हूं दोस्त, यहां पर हमारे पास में प्लांट एंड मशीन दी हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है depreciation 10% is to be posted on plant and machine। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं खाली depreciation 10%, depreciation is to be posted on plant and machine 10%। ठीक बात है। अब आप सोचो, पहले तो इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक, और सोचो कि इसका इम्पैक्ट कहां लेकर के जाओगे। एक आपके पास में ट्रेडिंग एंड पीएल होगा, है ना, एक आपके पास क्या होगा, ट्रेडिंग इन पीएल होगा, और एक क्या होगा, बैलेंस शीट। तो आप प्लांट एंड मशीन को कहाँ पोस्ट करोगे, ये एसेट हो गया ना, तो एसेट को कहाँ पोस्ट करोगे, फिक्स्ड एसेट में, है ना। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्लांट एंड मशीन 1 लाख रुपए, यही तो करो, एल मैंने लिखा है वहां पे 1 लाख। लेकिन अब आपको एहसास होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, इस पर तो डेप्रिसिएशन पोस्ट करना भूल गए, मतलब ये सही फिगर नहीं है ना। तो आप मनी मन सोचिए, मैंने क्या बोला आपको, मनी मन सोचिए। आप मनी मन सोचेंगे तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। अगर करना होता एंट्री तो यही तो करते हैं। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। 10 के मतलब 10,000, ठीक है। आप 10 के आप 10 के मत लिखिएगा, आप 10,000 लिखिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए एग्जामिनेशन के लिए मेरी अकाउंटेबिलिटी अभी नहीं है ना, मैंने मुझे एग्जाम तो नहीं देने हैं ना,
इसलिए मैं के एल ऐसे छोटे छोटे लेटर में यूज कर ले रहा हूँ। आप पूरा लिखेंगे। खैर, तो मैं बोलता हूँ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, यही तो लिखते हैं आप और कुछ तो नहीं लिखते अगर एंट्री कर लिए होते तो इसका इफेक्ट आज नहीं डाल पाए थे आप, तभी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में नहीं आ रहा है। तो इसका भी इफेक्ट लेकर के आप ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में, सॉरी, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में लेके चले जाइए, काम खत्म हो गया। अच्छा, अगर आपको याद आता होगा दोस्त, जब मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैं दसों बार ये बात बोलता था कि जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी एसेट्स हैं, है ना, उनकी वैल्यू जब जब इंक्रीज होगी तो आप उसको डेबिट करेंगे, जब जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। इसको कसम खा लीजिए कि दिमाग में एकदम 24 घंटा ये चलना चाहिए, आपको हर जगह ये आसान करेगा। जितने भी इनकम्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज हैं, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इतना बात तो समझ में आता होगा। अब आप मुझे बताइए ये एंट्री से क्या इंपैक्ट निकल करके आ रहा है। ये डेप्रिसिएशन आपके लिए, सबसे पहले सोचिए इन चारों में से क्या, एक्सपेंस की, एसेट की, इनकम की, लायबिलिटी, एक्सपेंस है आपके लिए वो। अच्छा, एक्सपेंस को आप क्या कर रहे हो इस एंट्री में, डेबिट कर रहे हो ना। इसका मतलब इस एक्सपेंस को आपको बढ़ाने का मन है। देखिए ना, यहाँ पर जो एक्सपेंस आपने डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको बढ़ाना है यहाँ एक्सपेंस को। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन के कारण से, डेप्रिसिएशन नाम का अकाउंट टेक्निकली आप इंक्रीज करना चाह रहे हो। कोई भी चीज को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस में मान लीजिए कोई दूसरे एसेट पर डेप्रिसिएशन अगर यहाँ 20,000 रुपया होता, तो 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप और बढ़ा देते। और अगर नहीं दिया हुआ है तो बैलेंस जीरो है डेप्रिसिएशन का, तो 10,000 रुपया आप लिखेंगे, क्योंकि जीरो से 10,000 बढ़ाने का मतलब 10,000 होना है ना। तो एक इम्पैक्ट तो इसका जाएगा, इस अकाउंट का। दूसरा इम्पैक्ट क्या भाई, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन क्या है उन चारों में, एक्सपेंस, एसेट्स, इनकम, लायबिलिटी। एसेट है, एसेट को आप अभी इस एंट्री के साथ में क्या दे रहे हो भाई, आप दे रहे हो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड देने का मतलब, कोई भी एसेट क्रेडिट कब होता है, जब उसको आप टेक्निकली कम करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो। इसका मतलब कि ये डेप्रिसिएशन जो नाम का एक्सपेंस है, इसका पोजीशनिंग कहाँ, एक्सपेंस है तो पीएल अकाउंट में जाता है, याद करिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, अभी है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, तो इसको इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, 0 रुपया है तो 10,000 रुपया होगा, मैंने लिख देना है 10,000 रुपया। अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपया ऑलरेडी लिखा होता, तो 10 और 10 मिला करके यहाँ 20,000 रुपया लिख देते। तो इसका इम्पैक्ट तो लेके चले गए, इस ट्रांजैक्शन में, इस एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन आ रहा उसका भी इम्पैक्ट लेके चले गए, हो गया काम। अब इसका इम्पैक्ट भी लेके जाओगे ना बाबू, क्योंकि एक एंट्री तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मिला करके तो बनता है। तो जो एक एंट्री है उसका डेबिट वाला साइड का इम्पैक्ट लेके चले गए ट्रेडिंग बैलेंस शीट में। और प्लांट एंड मशीन जो है वो एसेट है। प्लांट एंड मशीन क्या है, एसेट है। एक मिनट रुकिए, तो हमें थोड़ा इरेजर चाहिए, ये लाइन मुझे यहां से हटाना है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि प्लांट एंड मशीन आपके लिए एसेट है। यूजुअली आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए लिखते, लेकिन आप इस 10,000 रुपए के कारण से प्लांट एंड मशीन को क्या करोगे, कम करोगे, है ना, क्योंकि आप क्रेडिट कर रहे हो यहाँ पर प्लांट एंड मशीन। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 लाख रुपए और लेस में डेप्रिसिएशन 10,000, और यहाँ मारोगे 90,000 रुपए। तो हुआ क्या कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट दिखलाने के लिए इसका तो इम्पैक्ट लेके जाना ही था, साथ में इसका भी इम्पैक्ट लेकर के आपको जाना था। अब बात समझ में आई। और इसका इम्पैक्ट के लिए यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, कि डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन लिखते हैं और बैलेंस शीट में से पीएल प्लांट एंड मशीन में से घटाते, नहीं नहीं नहीं। आप तुरंत मनी मन एंट्री पोस्ट करेंगे और सोचेंगे कि अच्छा कौन कौन से दो अकाउंट हिट हुए, एक डेप्रिसिएशन, एक प्लांट एंड मशीन। डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को आप यहाँ पर डेबिट कर रहे हो एडजस्टमेंट वाले एंट्री में, जर्नल एंट्री में, जो कि डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस का वैल्यू बढ़ना हो रहा है, इंक्रीज होना हो रहा है, तो आप इंक्रीज कर दीजिए एक्सपेंस को।
बाय राइटिंग दैट। एंड प्लांट एंड मशीन जो है वो एसेट है जिसको आप क्रेडिट कर रहे हो, जिसका मतलब डिक्रीज होना हो रहा है, तो आप प्लांट एंड मशीन में से 10,000 रुपया डिक्रीज कर दीजिए बाबू, हो गया काम खत्म। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या इस एंट्री को आप अब लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे? अगर आप एडजस्टेड फाइनल अकाउंट बनाने के जा रहे हो, सॉरी मेरा मिस्टेक, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाने को जा रहे हो, तो आपको सीधे सीधे ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना है, दैट्स इट। हाँ, कभी क्वेश्चन में अगर पूछ पड़ बैठता है कि इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आप लिखिए ना जर्नल एंट्री, कौन मना कर रहा है आपको? बात एकदम से क्लियर है। चलो, नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद में नंबर 2 में आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। नंबर 2 में क्या आते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। एक काम करिए, दूसरा सीट ही मैं ले लेता हूं, बेहतर है, इसको हटा देते हैं यहां से। चलिए, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब करंट एसेट ना। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये इसके इसके टर्मिनोलॉजी में मैं बोल रहा हूँ, लाइक एसेट, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटी में। और वैसे अगर समझेंगे तो कोई भी एक्सपेंस समय से पहले हमने अगर पेमेंट कर दिया, कोई सर्विसेज हमको मिलनी थी, सर्विसेज हमने ली नहीं और हमने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, दैट इज माय प्रीपेड एक्सपेंस, वेरी सिंपल है ना। तो हमने एक छोटा सा कॉमन लाइन अगर आप समझेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सर्विसेज नहीं ली, हमने पेमेंट्स कर दिए, है ना। तो सर्विसेज नहीं ली और पेमेंट कर दिए तो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि एक्सपेंस तो तब होता जब बेनिफिट्स हमें मिल गए होते। बात मेरी समझ आ रही है? तो प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट। अभी प्रीपेड एक्सपेंस का क्या चक्कर हो सकता है, समझिएगा। आपके पास में ट्रायल बैलेंस है ना, यहां पर दिए हुए हैं मान लीजिए रेंट। मैं मान करके चलता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, कि 10,000 का हर महीने का रेंट है, ठीक। तो 12 महीने का कितना होना चाहिए दोस्त? 1,20,000। मैं यहां पर कितना लिख रहा हूं? 1,30,000 रुपए, 30,000। ओके। और अब जाकर के एडजस्टमेंट में मैं लिख देता हूं प्रीपेड रेंट 10,000। अब क्या कहानी बनती है इसकी, ध्यान से समझिए। पहले स्टोरी थोड़ा समझेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैं बोलता हूँ बाबू देखो, अप्रैल का महीने का रेंट आप अपन यूजुअली इंडिया में ट्रेंड क्या है, रेंट को एडवांस में देने का, राइट। तो आपने ना लाइक अप्रैल का रेंट मोटा मोटा अगर देखें तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के आसपास में दिए होंगे, ठीक। अच्छा, फरवरी, कहाँ मैं फरवरी बढ़ रहा हूँ, सॉरी, मई महीने का जो रेंट होगा वो मई महीने के स्टार्टिंग में दिए होंगे। मार्च, ऐसे करते 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 मार्च महीने का जो रेंट होगा वो मार्च के स्टार्टिंग में दिए होंगे। अच्छा सर, नेक्स्ट महीने का जो अप्रैल है, नेक्स्ट ईयर में जो अप्रैल का महीना है, इसका रेंट आप कब देंगे? सर अप्रैल के स्टार्टिंग में देंगे। लेकिन हुआ क्या, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ हो रहा है, लेकिन टेक्निकली सोचो तो नेक्स्ट ईयर हो गया ये, है ना। तो 1-2 अप्रैल को लैंडलॉर्ड आपके पास में आता और पैसा लेता, तो वो ना 2-3 दिन पहले आपको फोन किया। मैं एक स्टोरी फ्रेम कर रहा हूँ, थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आती है। तो 29 तारीख को, मतलब 29 मार्च को, 30 मार्च को, 31 मार्च को, 29, 30, 31, ऐसा समथिंग कुछ मान लीजिए, वो आपको फोन करता है, बोला कि साहब ऐसा है कि जो आप 2-3 दिन के बाद में रेंट का पेमेंट करोगे अगले महीने का, नेक्स्ट मंथ का, वो थोड़ा आज ही दे सकते हो क्या? मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आपने भी सोचा क्या करना है, देना तो है ही 2-3 दिन के बाद में। तो आपने 29 मार्च को ही नेक्स्ट महीने अप्रैल का रेंट का पेमेंट दे दिया। बात समझ में आती है? तो आपको भाई जब आप नेक्स्ट महीने का रेंट का पेमेंट कर रहे हो, टेक्निकली नेक्स्ट ईयर के रेंट का पेमेंट हो गया, आपको नहीं लगता बाबू कि वो एंट्री होनी चाहिए थी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक जैसे भी पेमेंट कर रहे होंगे। लेकिन जानते हैं आप क्या कर दिए? 12 महीना वाला तो तकलीफ ही नहीं हुआ आपको, वो तो एक्स्ट्रा जो 10,000 वाला वो कहानी। लेकिन आप गड़बड़ सड़बड़ कर दिए। क्या कर दिए? आप बुद्धिमान निकले और आप कर दिए एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, 10,000। 12 महीने का तो आपको जो एडवांस रेंट फिर एडजस्टमेंट करके आप देखेंगे तो रेंट का तो फिगर आपको 1,20,000 दिख रहा है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो हुआ क्या जानते हो, इस 1,20,000
और ये एंट्री होनी चाहिए थी, ध्यान से समझना। ये आपने कर रखा है तो ये तो गलत हो गया ना। तो 1,20,000 रुपया का रेंट यहाँ से और 10,000 रुपया का रेंट यहाँ से, कुल मिलाकर के 1,30,000 रुपया का रेंट आपने यहाँ पर इनकम ट्रायल बैलेंस में दिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में बुद्धि आता है कि अरे हमने गलती कर दिया, प्रीपेड रेंट हमारा होना चाहिए था 10,000, हम इसको क्यों एक्सपेंस मान लिए, वो तो नेक्स्ट पीरियड का है, नेक्स्ट मंथ का है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मनी मन सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे, रुकिए एक मिनट, अब क्या सोचेंगे भाई। अ, इसको थोड़ा सा इरेज कर पाए हम, क्यों नहीं इरेज हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं कहीं और लिख लेता हूँ, फिलहाल टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, चलिए। तो होना क्या चाहिए, ये एंट्री होनी हाँ ये एंट्री होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक आप ये एंट्री कर लिए, है ना। तो ये एंट्री अब क्या पोस्ट करोगे, अरे नहीं कर सकते आप डायरेक्टली ये एंट्री पोस्ट, क्योंकि कैश में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं ना, मेरी बात समझो। आपने ये एंट्री कर रखा है, आप कोई एंट्री अगर ऐसा कुछ कर पाए, कुछ एंट्री का इफेक्ट ला पाए, जो नई वाली एंट्री माने ये एंट्री जो आपने कर रखा है ये, प्लस जो आप एंट्री अभी करेंगे, इस एंट्री का इम्पैक्ट अगर आपस में हो जाए तो अपने आप इस एंट्री का इफेक्ट हमको दे दे, तो काम बन गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर एंट्री बेसिकली गलत हुई है, एंट्री छूटी नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको मनी मन सोचना। अच्छा प्रीपेड रेंट को तो डेबिट करना था, हमने किया क्या, नहीं किया, देखिए ना हमने किया क्या, नहीं किया। करो भाई, प्रीपेड रेंट डेबिट 10,000। अच्छा रेंट को डेबिट क्यों कर दिया हमने, ये तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था ना, क्यों कर दिया हमने डेबिट, खत्म करो इसको। कैसे खत्म करोगे भाई, डेबिट हुआ है, खत्म करना है तो क्रेडिट साइड लिखोगे आप, टू रेंट अकाउंट 10,000। इसका मतलब साहब इसका इम्पैक्ट आपको लेकर के जाना है, तो अपने आप ये इसके इम्पैक्ट को काट पीट करके जीरो कर देगा और इस एंट्री का सही सही इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में लेते आएगा, हो गया काम खत्म। तो इसके बारे में जरा सोचिए बाबू, ये प्रीपेड रेंट क्या है आपके लिए, फिर वही बात, चार बात हम बोलेंगे क्या। इसको पहले नोटबुक में कहीं लिखिए तो पूरी का ये सेशन में काम देगा ये आपको। क्या, ये एसेट्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, है ना। और लाइबिलिटी हो गई या इनकम हो गया, ये अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बोलिए बताइए प्रीपेड रेंट आपके लिए क्या है, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, बोलिए। एसेट है ना, तो आप यहाँ पर एसेट लिखेंगे, मैंने एसेट समझेंगे। एसेट को आप डेबिट कर रहे हो ना इस रेक्टिफाइड एंट्री में, है ना। तो उसके लिए आपको क्या मन में रहा होगा, इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट, एसेट डेबिट होता है तो इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, प्लस हो गया, अच्छा ठीक है। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है बाबू, एक्सपेंस अगर आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो इसका मतलब टेक्निकली आपका मन उसको कम करने का है, माने माइनस। तो आप क्या करेंगे, जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आप रेंट लिखेंगे 1,30,000 रुपए और उसमें से 10,000 रुपए का रेंट माइनस करेंगे। हाँ, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आप लिखेंगे 1,30,000 रुपए ट्रेडिंग पीएल में, उसमें से 10,000 रुपया का रेंट आप माइनस करेंगे बाय राइटिंग प्रीपेड रेंट। मैं लिख करके बता देता हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएल, यहाँ पर आप लिखेंगे रेंट 1,30,000 रुपए और माइनस करेंगे प्रीपेड 10,000 रुपए, और कितना लिखेंगे आप, 1,20,000 रुपए। और दूसरा दूसरा आप यहाँ जाके देखिए, इसकी एंट्री तो कर लिया ना, ये वाली एंट्री देखिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। फिर किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, प्रीपेड रेंट की। प्रीपेड रेंट एसेट था आपका, है ना, और वो डेबिट साइड लिखे हो तो वो प्लस होगा। कहाँ प्लस होगा, प्रीपेड रेंट कहाँ लिखते हो, बैलेंस शीट में लिखते हो। तो बैलेंस शीट में प्लस होने का मतलब क्या है, लिख देना। तो आप यहाँ पर करेंट एसेट्स में
मैं शॉर्ट में लिखूं, समझ में आएगा? प्रीपेड रेंट 10,000। तो इसका मतलब अक्रूड अक्रूड रेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रीपेड रेंट का जो हिसाब किताब हुआ वो क्या हो गया, वो आपको लाइक पीएल अकाउंट में माइनस करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स में लिखना पड़ेगा। बट इसको याद मत करिए, इसको लॉजिकली समझिए, है ना। वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपको ये वाला पार्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए, अब उसके बाद में क्या एडजस्टमेंट आ रहा है भाई? इसके बाद में एडजस्टमेंट आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक तरीके से सोचिए तो ये करंट लायबिलिटी हो गया आपके लिए, है ना। मैं स्टोरी फ्रेम करता हूँ पहले समझाने का, तब समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ आपके पास में ट्रायल बैलेंस है, ठीक, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है सैलरी, मान लीजिए सैलरी कितनी लिखी हुई है, मैं एग्जांपल ले लूँ, 20-20 हज़ार रुपये महीने की सैलरी। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि हर महीने 20 हज़ार रुपये की ही सैलरी होगी, बट मैं थोड़ा सपोज करके चल रहा हूँ, बात को थोड़ा आसान करने के लिए, समझने के लिए। तो यूजुअली क्या होता है ना दोस्त, कि अप्रैल महीने का जो सैलरी है वो मई महीने की 1-2 तारीख तक मिलता है। यूजुअली आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी में मंथ एंड में ही मिल जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मंथ एंड में ही मिल जाता है। But most of the cases you will see that you will get the salary of a month in the next month, first, second, third, something like this, ठीक है। फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सेकंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, समथिंग लाइक दिस। तो अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अप्रैल का सैलरी मई महीने के 1-2 तारीख को मिला होगा। ऐसे करते जाएंगे, फरवरी महीने का सैलरी मार्च के 1-2 तारीख को मिला होगा। अच्छा, मार्च मंथ की सैलरी ध्यान से समझिएगा, ये 1-2 ऐसा कुछ, या 3 तारीख ऐसा कुछ अप्रैल को मिला होगा, है ना। तो हुआ क्या ना कि अप्रैल महीने की सैलरी आपने सामने से पेमेंट करी तो आपको दिखा, आप एंट्री किए उसका। आप मई महीने का सैलरी पेमेंट किया, आपको सामने से दिखा पेमेंट हो रहा है, आप एंट्री किए। फरवरी महीने का सैलरी मार्च में दिखा, आप एंट्री किए, लेकिन मार्च महीने का सैलरी जो है वो नेक्स्ट महीने में करेंगे, टेक्निकली ये नेक्स्ट ईयर हो गया, है ना। तो जब ये नेक्स्ट ईयर हो गया तो इसका पेमेंट आप सामने से किए नहीं, तो आप इसकी एंट्री करना भूल गए। तो 11 महीने का सैलरी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 2,20,000 रुपए, है ना। और यहां पर मैं एडजस्टमेंट में लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। यही तो 20,000 था, मान लीजिए मार्च वाला महीने का हमने पकड़ लिया, सामने सामने मार्च के महीने का, मार्च के महीने में सैलरी का पेमेंट नहीं किया, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि रिकॉर्ड करना है। ये गलत किया हमने, मेरी बात समझिए, मैंने क्या बोला था, एडजस्टमेंट का मतलब या तो चीजें छूट गई हैं या तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया है कुछ। तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया, एंट्री छूट छोड़ दिए हम। अरे भाई, मार्च के महीने का सैलरी मार्च के महीने में अगर आप नहीं दे रहे हो, फिर भी आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम खर्चा तो बुक करो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, आप खर्चा तो बुक करो। अच्छा, पैसा दिए होते तो टू कैश अकाउंट लिखे होते, नहीं लिखे हो कैश, भाई नहीं पेमेंट किए, तो आप अपने ऊपर लायबिलिटी भी तो बुक करो। ये भी तो एक कारण होगा एंट्री करने का, कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हो, फाइनल अकाउंट लाइक आप रेडी कर रहे हो, और आप ये दिखाई नहीं रहे हो कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी इंपोज हुआ था। कैसी बात करते हो? तो आपको लिखना चाहिए था यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन सा महीने वाला, मार्च महीने वाला, 20,000, 20,000। अच्छा, जब आप ये करेंगे ना, लाइक क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे, तो आपको इतना सारा स्टोरी फ्रेम नहीं करना है कि अप्रैल में का महीने का है, यहाँ पर हमने दे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपए। अब मत तोड़ो कि 11 महीने का था कि 1 महीने का था कि 5 महीने, उन्हें मत तोड़ो इतना। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ में ट्रीटमेंट होगा वही ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे वो 5,000 का अमाउंट हो, चाहे वो 20,000 का अमाउंट हो। वो तो मैं आपकी बात, आपके दिमाग में बातों को अच्छे से डालने के लिए ये स्टोरी फ्रेम कर रहा हूँ। बात समझ आती है? अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि सैलरी अकाउंट डेबिट आपके पास 20,000 रुपए और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपए। आप ईमानदारी से मुझे बताइए, ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी ना कम से कम? क्या आपने एंट्री किया? नहीं किया, तभी तो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखने का नौबत आया।
अच्छा, अगर ये एंट्री किए होते तो इसका भी इम्पैक्ट गया होता, जो आज के डेट में ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, तो भाई साहब आज ले जाओ ना इम्पैक्ट, कौन रोक रहा है आपको। चलिए आइए, सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। आप इस एंट्री के कारण से एक्सपेंस को क्या कर रहे हो, प्लस की माइनस, तुरंत देखो एक्सपेंस को अगर डेबिट करते हैं तो इसका मतलब इंक्रीज होता है ना। इसका मतलब एक्सपेंस को आपको इस एंट्री के कारण से बढ़ाने का मन है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, भाई साहब सैलरी पेमेंट करना था, आपने नहीं पेमेंट किया, पेमेंट करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड योर आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पेबल, सैलरी पेमेंट करना बाकी है, इज योर लायबिलिटी। और लायबिलिटी जो है आप इसको क्रेडिट साइड में लिख रहे हो यहाँ पर एंट्री में, तो लायबिलिटी जब जब क्रेडिट होता है तब तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। बस बात खत्म। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाएंगे। आप यहाँ लिखेंगे सैलरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2.2 लाख। इसमें से देखो ना, सैलरी नाम का जो एक्सपेंस उसको आप इंक्रीज करना चाह रहे थे एडजस्टमेंट के कारण से, तुरंत आप यहाँ पर ऐड करेंगे, क्या बोल करके, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, तो 2,40,000। इसका इम्पैक्ट ले गए आप। अब किसका इम्पैक्ट लेके जाना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, है ना। कहाँ लेके जाओगे, अरे बैलेंस शीट में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर द करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट। आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखेंगे और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखेंगे 20,000, क्योंकि आपको बढ़ाना था ना, देखो तो प्लस करना था। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का पर्पस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पर्पस क्लियर हुआ कि वो एंट्री करना भूल गए, वो अमाउंट से हमें कम से कम ड्यू तो करना था। ड्यू करने का मतलब वो खर्चा बुक कर लेना, पेमेंट एक्चुअली नहीं हुआ है बट ठीक है। तो इसका भी इम्पैक्ट लेकर के जाइए। इसका मतलब क्या सर, जितने भी एडजस्टमेंट हैं, सारे एडजस्टमेंट का पहले मन ही मन एंट्री सोचना है। अरे हाँ भाई हाँ, 100% आप इसी तरीके से लेकर के चलेंगे। अगर आप इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो आप देखेंगे आपके बुक्स में ना बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन के बुक में जिसमें 60-60 क्वेश्चन, 70-70 क्वेश्चन होते हैं, तरह तरह का ढूंढ ढूंढ करके एडजस्टमेंट निकालेगा, गड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ निकालेगा। आप कितना रट्टा मारते फिरोगे। आप क्या करेंगे, आप तुरंत सबका एंट्री मनी मन सोचेंगे और खटाखट खटाखट उसका एंट्री का इम्पैक्ट, ट्रेडिंग पीएल तो ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट, लेके काम खत्म, हो गया खत्म। और जानते हो, इसलिए बहुत सारे जगहों में आप देखेंगे टीचर सिखाते हैं कि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो जगह इम्पैक्ट जाते हैं। इसका कारण ही वही है कि एंट्री का इम्पैक्ट लेके जाना है, और एंट्री बिना दो अकाउंट का बनेगा, वन इज फॉर डेबिट, वन इज फॉर क्रेडिट। तो आपको दो अकाउंट का तो इम्पैक्ट लेके जाना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बात समझ आती है। चलो अब आइए, चलिए रहने दीजिए। उसके बाद में आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है दोस्त, अक्रूड इनकम का मतलब होता है, मैं कहाँ लिख दूं, यहीं लिख दो क्या। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम जेनरेटेड, है ना, ये सॉरी सॉरी सॉरी, इनकम generated but not received yet। इनकम जनरेट हो गया है बट अब तक मिला नहीं है। और अनअक्रूड का मतलब क्या होता है, अच्छा, अक्रू का मतलब अराइज हो गया इनकम, जनरेट हो गया इनकम, कोई इनकम क्लियर है, बन गया इनकम, लेकिन पैसे अब तक नहीं मिले, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में मिल जाएंगे। अनअक्रूड का मतलब अराइज नहीं हुए हैं, है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इनकम नॉट जेनरेटेड। मैं थोड़ा देसी भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए, बट रिसीव्ड। पैसा मिल गया, काम नहीं किया आप, इनकम जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, और आपने पैसा उठा लिया, एडवांस में पैसा उठा लिया साहब, सीधे सीधे कहिए ना, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं कि इनकम रिसीव्ड, सॉरी, रिसीव्ड
इन एडवांस। इसी को बहुत सारे राइटर बुक में क्या लिखते हैं, अन अर्नड इनकम। बात समझ आती है कि जो इनकम हमने अभी इनकम जनरेट नहीं किया और हमने उसको एडवांस में रिसीव कर लिया, दैट इज कॉल्ड अनअक्रूड इनकम। अब जरा अक्रूड इनकम की बात करो। आइए मैं एग्जांपल आपको पहले देता हूं, समझ में आएगा। ट्रायल बैलेंस, मान लीजिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ठीक है, इंटरेस्ट में इनकम की साइड साइड की बात कर रहा हूं, एक्सपेंस की नहीं। तो अगर आप बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की, मैं ले लेता हूं यहां पे मान लीजिए 2000, ठीक, और एडजस्टमेंट में मैं लिख देता हूं accrued interest 2000. It could be any amount, but just I'm putting the amount to make you understand, because I'm going to tell you one proper story behind this. अक्रूड इंटरेस्ट हमने लिख दिया 2000। अब बेसिकली हो क्या रहा है जानते हो, मैं मान करके चलता हूं कि हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहां से मुझे टाइम टू टाइम रिटर्न्स मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं। और कंपनी का ऐसा पॉलिसी है जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि वो साल भर में ना 2 बार हमको इंटरेस्ट देते हैं, 6 मंथ्स में, एवरी 6 मंथ्स में। तो एक कैसे बनेगा देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहले 6 महीने कहा जाएगा सितंबर। अब अप्रैल से कहा जाएंगे सितंबर, ठीक। और दूसरा कहां से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से कहा जाएगा मार्च, ठीक। तो अप्रैल से सितंबर 6 महीना हुआ ना, तो इस 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलता। लेकिन जानते हो बहुत बार क्या होता है कि 30 सितंबर 29 सितंबर तक पैसे मिल नहीं पाते। अप्रैल से सितंबर तक का इंटरेस्ट बन तो गया, लेकिन मिलने में आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में 2-3 दिन समय लग गए। तो मान करके चलिए कि ये पैसा कब मिलेगा आपको, अक्टूबर के 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ऐसा। तो ये वाला जो पैसा वो तो आपको सामने से दिख रहा है कि अच्छा पैसा आया, आप एंट्री कर लिए। लेकिन ये वाला पैसा आपको कब मिलेगा, अक्टूबर से मार्च का अप्रैल महीना में मिलेगा, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख के आसपास में। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर ना हो गया बाबू, आप यहीं पे जाकर के अकाउंट को क्लोज कर दे रहे हो। तो ये वाला एंट्री आपको सामने से नहीं दिखा पैसा आते हुए, तो आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, जो कि आपको नहीं भूलना चाहिए था। जैसे एक्सपेंस अगर आपने पेमेंट नहीं किया फिर भी आप रिकॉर्ड तो किए थे ना कम से कम, कि हाँ भाई मेरा एक्सपेंस जनरेट हो रहा है। तो उसी तरीके से इनकम अगर जनरेट हो रहा है तो आपको कम से कम इनकम बुक तो करना चाहिए, ताकि आप दिखा सके कि इस साल का मेरा इनकम 4,000 रुपये का हुआ। पैसे 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट इनकम तो बुक करो। आप नहीं किए। अच्छा, अगर इनकम इसके एंट्री किए होते तो क्या किए होते, तो सर सबसे पहले तो अपना इनकम बुक करते। तो इनकम अगर बढ़ता है तो इनकम हमें क्रेडिट करना होता है टू इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। और दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट। अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, करंट एसेट्स है, क्योंकि पैसा मिलना था, नहीं मिला, फ्यूचर बेनिफिट्स, बेनिफिट मिलने बाकी हैं, मतलब एसेट। अच्छा दोस्त, अगर आपको ना जर्नल एंट्री में समस्या अगर हो रही होगी, क्योंकि ना आप सोच रहे होंगे शायद कि सर जर्नल एंट्री बड़ा फास्ट लिख दे रहे हैं आप, क्योंकि आज का समय जर्नल एंट्री सीखने का नहीं है, वो जर्नल एंट्री का तो समय बीत गया, तब तो हम लोग फाइनल अकाउंट में पहुंच चुके। अगर आपको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है तुरंत पीछे जाइए, है ना, ये तो कंप्लीट पहले कर ही लीजिए, उसके बाद पहले पीछे जाइए और जर्नल एंट्री की पूरी वीडियो देखिए। आपको प्रॉपरली क्लियर होगा कि एडजस्टमेंट हो गया या कोई भी एंट्री अपन करते कैसे हैं, राइट। ओके, तो अक्रूड इंटरेस्ट हम डेबिट हो गया 2,000 रुपया, क्योंकि इंटरेस्ट जो है सो अराइज हो रहा है, एसेट आपके बढ़ रहे हैं, आपने 2,000 रुपये डेबिट कर लिया। और इंटरेस्ट कमाई आपकी बढ़ी है, तो कमाई को भी तो बढ़ाओ, 2,000 रुपया इसका भी क्रेडिट कर लिए।
इंटरेस्ट अगर पैसा मिला होता तो अक्रूड इंटरेस्ट की जगह में क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट करते, है ना, लेकिन पैसे तो मिले नहीं अभी अभी हम लोगों को। तो सर किसी ना किसी तरीके से अगर ये वाली एंट्री का इम्पैक्ट हम डाल पाए तो हमारा ट्रेडिंग पीएल एकदम चकाचक हो जाएगा। बात एकदम सही है। अब फिर से बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या है बाबू, करेंट एसेट्स, एसेट को आप डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब एसेट आप बढ़ाने के मूड में हो। इंटरेस्ट आपका इनकम है, आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब इनकम भी आपको बढ़ाने का मूड है। अब तुरंत वो वाला टेबल देखिए जिसमें से हमने लिख रखा है कि अगर इनकम या लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, एसेट अगर बढ़ते हैं तब आपके डेबिट। तो आप यहाँ करके देखिए, ये एसेट आपका बढ़ रहा है अक्रूड इंटरेस्ट बोल करके, आप इसको यहाँ पर डेबिट कर रहे हो। मतलब हाँ ठीक है, डेबिट कर रहे हो, प्लस हो रहा है। इंटरेस्ट आपका इनकम है, यहाँ आप क्रेडिट कर रहे हो, मतलब इसका भी इंटेंशन बढ़ने का ही है। तो आइए आप अपने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आप यहाँ पर इंटरेस्ट लिखोगे राइट साइड, क्योंकि इनकम है ना, आप लिखोगे 2000, इसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, अक्रूड लिख करके, मैं शॉर्ट में लिखूं अक्रूड इंटरेस्ट, कितना रुपया, 2000 रुपया, कितना हो गया, 4000। तो इसकी एंट्री तो कर लिया ना आप, देखो तो अब किसकी एंट्री करनी बाकी है, इसकी। कहाँ लिखेंगे इसको, करंट एसेट्स को, बैलेंस शीट में। तो आप यहाँ पे जाइए बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स, और वहां लिख दीजिए अक्रूड इंटरेस्ट 2000 रुपए। बात समझ आती है ना। तो ऐसे आपको रह रह करके सोचना है। मैं लास्ट में क्या करूंगा ना, आपके लिए पूरी एडजस्टमेंट का एक मैं लिस्ट बना दूंगा, डेप्रिसिएशन का ये एडजस्टमेंट पूरा पीएल में लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करते हैं, ये फ्रेम बना करके मैं लिख दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप थोड़ा स्ट्रगल करें, तभी आप बात को जहन में बिठा पाएंगे। तो हम लोग कहाँ तक बढ़ चुके हैं अभी, अक्रूड इनकम तक बढ़ चुके। अब कहाँ जाना है, अनअक्रूड इनकम। अनअक्रूड इनकम का मतलब क्या मैंने बताया दोस्त, कि कोई भी इनकम आप एडवांस में पैसा रिसीव कर लिए, इनकम अभी तक अराइज हुआ नहीं है। जैसे आप मेरे पास में आए, ठीक, आपने बोला कि सर आपसे मुझे क्लासेस करनी है, मैंने बोला ठीक है, मैं 2000 रुपया महीना लूंगा। अच्छा सर 2000 रुपया महीना लेंगे, बोले हाँ। कितनी क्लासेस देंगे, इतनी इतनी क्लासेस देंगे, इतनी नंबर ऑफ क्लासेस देंगे, बोले ठीक है। लेकिन सुनो, तुम्हें पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। अभी अगर मान लीजिए मई का महीना चल रहा है तो 1 तारीख को ही हम मई के महीने का पैसा पहले रिसीव करेंगे, तब हम तुम्हें क्लास देंगे। आपने बोला ठीक है सर चलिए। तो आपने 1 महीने का, मई का महीने का आपने एडवांस मुझे दे दिया। अब जैसे हम आपसे 2000 रुपया पकड़ रहे हैं ना दोस्त, तो ये ना अंदर से मेरे अंदर एक इनकम का फीलिंग नहीं ला रहा है, मेरे अंदर ये लायबिलिटी का फीलिंग ला रहा है कि यार ये पैसा मेरे पास में तो आ गया, लेकिन क्या इससे मैं ये कह सकूं कि ये मेरा पैसा हो गया। थोड़ा चांस कम है, अनटिल एंड अनलेस कि मैं सर्विस आपको दे दूं। लेकिन वही अगर मैं ये पैसा अपने हाथ में रखा हूं या अपने जेब में रखा हूं, 1 महीना बीत गया, मैंने आपको ट्यूशंस पढ़ा दिए, अब ये पैसा अंदर से कॉन्फिडेंस दे रहा है मेरा पैसा है। इसका मतलब कोई भी पैसा अगर आप एडवांस में रिसीव कर लिए जिसका आपने काम नहीं किया, पैसा हाथ में आ गया, तो वो तब तक आपका इनकम नहीं बनेगा जब तक आपने वो डिलीवरी नहीं दे दी, वो काम आपने नहीं किया, वो आपके लिए लायबिलिटी है। क्योंकि जैसे मैंने पैसे आपसे लिए तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही थी कि हाँ हमें 1 महीना ट्यूशंस पढ़ाना बाकी है। बात एकदम से क्लियर है। अब देखिए आइए, मैं बोलता हूं दैट इज कॉल्ड अनअक्रूड इनकम, हाँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैं बोलता हूं यहां पर लिखा हुआ है कमीशन, ये इनकम साइड में मैं लिख रहा हूं दोस्त, हाँ, मैंने लिखा यहां पर 3000 रुपए, ठीक। और यहां पर एडजस्टमेंट में मैंने लिखा अनअक्रूड कमीशन 1000 रुपए। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि सर कमीशन हमने बुक कर लिया 3000 रुपए, बट टेक्निकली जब पूरा 31 मार्च आ गया ना, तब हमें एहसास होता है
कि अरे हमने तो 1,000 रुपये जो रिसीव किया था उस 3,000 में से, है ना, उस 3,000 में से हमने जो 1,000 रुपये रिसीव किया था, वो पैसा हमने रिसीव तो कर लिया लेकिन काम वाम हमने कुछ किया नहीं। और जब हमने काम किया ही नहीं, हमने एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया, तो साहब इसको इनकम काहे बोल रहे हो आप? इसमें दो पार्ट हो गया ना, एक 2,000 वाला, एक 1,000 वाला। तो इनकम तो सिर्फ इसको ना कहोगे, इसको तो, ये तो लायबिलिटी है। लेकिन हम गलती क्या कर बैठे, हम गलती कर बैठे इसको इनकम मान लिए हम। बात समझ आती है? तो सोचिए एंट्री होनी क्या चाहिए थी। अगर ये 3,000 की कंबाइंड एंट्री में एक शॉर्ट में आपको अगर बताऊं, तो होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इनकम साइड है ये, और टू अनअक्रूड कमीशन। 3,000, 2,000, 1,000, यही ना करते। लेकिन जानते हो गलती क्या कर बैठे? एक मिनट, गलती क्या कर बैठे? गलती कर बैठे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 3,000, 3,000। तभी तो 3,000 दिख रहा है ना ट्रायल बैलेंस में। तो तुरंत क्या सोचोगे कि सर अब इसको ठीक कैसे करें हम? कुछ तो नया एकदम फ्रेश एंट्री मारना पड़ेगा, जिससे हमारा काम ठीक हो जाए, जिससे हमारा ये वाला इम्पैक्ट आ जाए, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आप कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन के साथ में कुछ नया एंट्री के को लड़ाएंगे, एडजस्ट कराएंगे, ताकि इस एंट्री का इम्पैक्ट हमको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या सोचते हैं, अरे कैश में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कैश डेबिट तब भी होता, कैश डेबिट अब भी हुआ है, कैश में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, कमीशन को क्रेडिट होना था 2,000 से, हमने कर दिया 3,000 क्रेडिट। अरे ज्यादा क्रेडिट कर दिए थे भाई। तो ठीक करो। कैसे ठीक करोगे? डेबिट करके। कोई भी चीज ज्यादा क्रेडिट हो गया डेबिट, कोई भी चीज ज्यादा डेबिट हो गया क्रेडिट, एक सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कमीशन को डेबिट करेंगे 1,000 से, क्योंकि 1,000 ज्यादा क्रेडिट हो गया था ना, तो 1,000 को ठीक करने का जरूरत था। अच्छा, दूसरा अनअक्रूड कमीशन लिखना चाहिए था, हम लिखे ही नहीं। अब लिख लो, टू अनअक्रूड कमीशन 1,000। मतलब किसी कारण से ये वाला एंट्री का इंपैक्ट अगर हम डाल पाए अपने ट्रेडिंग पीएल में अलोंग विद दिस वन, हमारा काम आसान हो गया। आइए ट्रेडिंग पीएल में, आप सबसे पहले लिखेंगे बाबू कमीशन कितना, 3,000, क्योंकि ये तो एंट्री है ना। अब यहां पर क्या करेंगे? अब सोचियो, ये जो कमीशन है ये आपके लिए इनकम है। आप डेबिट कर रहे हो ना, इनकम डेबिट करने का मतलब इनकम को कम कर देना, ठीक। अक्रूड कमीशन ये आपके लिए, सॉरी मेरा मिस्टेक, अनअक्रूड कमीशन आपके लिए लायबिलिटी था कि नहीं था? आप उसको क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसका बैलेंस को क्या कर रहे हो, बढ़ाना चाहते हो। याद करो ना वो वाली टेबल, कि कोई भी इनकम या लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट देखो यहाँ पर, और कोई भी एक्सपेंस अगर डेबिट हो, सॉरी मेरा मिस्टेक, क्रेडिट, क्या मैं बोल रहा हूँ, कोई भी इनकम अगर डेबिट होता है तो इसका मतलब कम होना। तो वही चीज तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो। अगर कमीशन या इनकम है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, मतलब डेबिट कर रहा हूँ, इसका मतलब माइनस। और अनअक्रूड कमीशन ये आपके ऊपर लायबिलिटी, ये आप क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब इंक्रीज कर रहे हो। तो कर लो भाई, कमीशन कम, इसका भी इंपैक्ट लेकर के जाओ। आप यहां पर लेस करोगे, क्या बोल करके, अनअक्रूड कमीशन, अनअक्रूड कमीशन कितना रुपया, 1,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 2,000। अब ठीक ठीक इनकम दिख रहा है, हाँ। अब इसके बाद में कहा जाएंगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आप यहां लिखेंगे क्या, अन अक्रूड कमीशन 1,000 रुपये। हो गया काम खत्म। एक मिनट रुकिए तो बाबू, ठीक। तो यहां पर जो है आपने लिखा, यहां पर जो है आपने लिखा ये वाला पार्ट, करंट लायबिलिटी में अनअक्रूड कमीशन जो आपका लायबिलिटी फॉर्म कर रहा है,
₹1000 का, और रियल टाइम इनकम आपने दिखा दिया, दैट इज 2000। 3000 में से ₹1000 आपने कम कर दिया। यहां तक में कोई समस्या? ठीक, अगर होता है तो कमेंट में लिखो कि सर ये पॉइंट फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट से वीडियो बना करके डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहा है, तो शेयर करिए दोस्त, लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ें और बनानी है, क्या क्या टॉपिक पे वीडियो बनाना है, और आपको क्या नीड है। प्लीज़ लाइक अपना व्यू रखिए आप, कम से कम कम्युनिकेट होने से टीचर को भी ना टीचर वाली फीलिंग आती है। बात समझ आ रही है? चलिए, इसके बाद में कहाँ आते हैं हम लोग? बैड डेट्स में। इसके बाद कहाँ आते हैं हम लोग? बैड डेट्स में। बैड डेट का मतलब डूब गया पैसा, लॉस हो गया आपका, है ना। बैड डेट क्या हो गया? लॉस हो गया। मैं बोलता हूं कि ट्रायल बैलेंस आपके पास में है, ट्रायल बैलेंस आपके पास में है, और यहां पर लिखा हुआ है डेटर्स। कितना रुपया? मान लीजिए 1,00,000 रुपया। ठीक, और नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया है बैड डेट्स, मान लीजिए ना 10,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटर हमारे पास में है 1,00,000 रुपए का, उसमें 10,000 रुपए का एक बैड डेट हो गया, कस्टमर पैसा लेके भाग गया था, हमें ध्यान में ही नहीं रहा, हम एंट्री कई किए ही नहीं, तभी तो एडजस्टमेंट में दिख रहा है। तो अगर एंट्री किए होते तो क्या किए होते? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी कस्टमर का नाम होगा, भी कस्टमर का तो नाम ही नहीं मालूम है, तो डेटर अकाउंट कर देते हैं कॉमनली नाम लिख करके। 10,000, 10,000, यही ना एंट्री करते हैं बैड डेट की। तो बैड डेट क्या है आपके लिए? लॉस है। बैड डेट आपके लिए क्या है? लॉस है। लॉस क्या करता है? इनकम को कम कर देता है। तो इनकम को जब बढ़ाते हो तो क्रेडिट करते हो, इनकम को जब कम करोगे तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो यहाँ बैड डेट डेबिट हो रहा है ना, इसका मतलब इसको आप इनकम को कम कर रहे हो, मेरी बात समझो। या फिर आप इसको अगर पोस्टिंग के हिसाब से देखोगे तो ये कहाँ जाना चाहिए? ये पीएल अकाउंट में जाना चाहिए। एक्सपेंस के साथ साथ आप लिखते हो, हाँ, एक्सपेंस के साथ साथ आप लिखते हो। तो जब एक्सपेंस के साथ साथ लिखते हो, जो कि आप प्रॉफिट को कम करने के लिए व्यू रख रहे हो, तो जैसे एक्सपेंस बढ़ता है आप उसको डेबिट करते हो, तो लॉसेस बढ़ते हैं तो आप उसको डेबिट करते हो। इनकम कम होता है तो आप डेबिट करते हो। आपको जैसे समझना है, सब एक ही बात कह रहा है। तो मैं इसको लॉस सीधे सीधे मान करके कह रहा हूँ, लॉस अगर बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट कर रहे हो। इसका मतलब ये लॉस आप बढ़ाने के मूड में हो, दिखाने के मूड में हो, लिखने के मूड में हो, घटाने माइनस करने के मूड में नहीं हो। लेकिन डेटर तो आपका एसेट है ना दोस्त, करंट एसेट्स है, बैलेंस शीट में दिखाते हो, तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। एसेट तो जब भी बढ़ता है तब डेबिट करते हो, आज तो कम कर रहे हो, घट रहा है, तभी तो क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब माइनस करने का मन है। तो आइए जरा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, और एकदम फटाक से एंट्री करिए, काम खत्म। आप सबसे पहले यहाँ पर कहाँ गया? बैड डेट्स लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिखूँ ऐसे? बैड डेट्स कितना लिखेंगे? 10,000। अच्छा, बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर आएंगे करंट एसेट्स में। आप सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्त, जगह की कमी है थोड़ी। कितना लिखेंगे? 1,00,000 रुपए। और इसमें से माइनस करोगे क्या बोल करके? बैड डेट्स बोल करके, क्योंकि डेटर कम करना है। देखो ना, इसका एंट्री तो कर दिए हम लोग यहाँ पर, इसका एंट्री तो लेकर के जाओ यहाँ पर। तो डेटर्स में से बैड डेट माइनस करेंगे 10,000 रुपया, क्योंकि डेटर मुझे कम करना है। और फाइनल सही सही डेटर कितना लिख देंगे? 90,000 रुपए। बात समझ आती है? तो ये हो गया आपका बैड डेट का एंट्री। अच्छा, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और हमारे पास में आता है, बोलता है क्या कि रेंट इंक्लूड्स फैक्ट्री रेंट। रेंट इंक्लूड्स फैक्ट्री रेंट। रुको एक मिनट, समझाने दो पहले। जब आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं ना दोस्त, कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिखता हूं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट।
मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, मैं मान करके चल रहा हूं कि यहां तक में ट्रेडिंग का पार्ट है और उसके नीचे जो है सो वो पीएल का पार्ट है। ठीक, तो जितने फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जितने फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को हिट करेगा। और जितने ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट का पार्ट होता है। मतलब जो जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है यहाँ पर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जाते हैं। क्या सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, ढेर सारी चीजें ट्रेडिंग पीएल में हम लोगों ने जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझा था, हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था इसको। लेकिन अभी आपको इतना तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि फैक्ट्री रेंट जाना कहाँ चाहिए, ट्रेडिंग में जाना चाहिए। और नॉर्मल रेंट बोला हमने, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, दैट वी विल कंसीडर इट इज द पार्ट ऑफ ऑफिस एंड ऑफिस रेंट गोज टू पीएल अकाउंट। ठीक बात है। तो हुआ क्या जानते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पर ट्रायल बैलेंस में लिख दिया रेंट, मान लीजिए 10,000 रुपये। और हमने एडजस्टमेंट में बोला, रे 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 भूल हो गई भाई। क्या भूल हो गई? कि जो ऑफिस रेंट है ना, जो रेंट है ना, ऑफिस लिखते नहीं, आपको अंडरस्टूड यहाँ पे होना पड़ेगा थोड़ा, कि जो रेंट है ना, रेंट इंक्लूड्स, रेंट इंक्लूड्स मान लीजिए 4,000 एज फैक्ट्री रेंट। मैंने इसमें 4,000 रुपये का जो रेंट है ना वो फैक्ट्री रेंट है। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहाँ पर रेंट अकाउंट जो हमने ज्यादा बुक कर लिया, सोचिए तो, आप ज्यादा बुक कर लिया ना, क्योंकि आपको रेंट तो सिर्फ 6,000 लिखना चाहिए था, ऑफिस रेंट। आप अभी के हिसाब से रेंट को यहाँ पर सोचिए तो आप पीएल में कितना दिखा रहे होंगे, 10,000 दिखा रहे होंगे, ये ट्रायल बैलेंस के कारण से। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत ना यहाँ पर जो फैक्ट्री रेंट बोल करके एंट्री है, जो आपने नहीं किया, आप उसको करेंगे। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 4,000 रुपये। अच्छा, रेंट ना सर ज्यादा बुक कर लिए थे, सोचो ना, एंट्री अगर किए होते तो क्या किए होते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका 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 वाला, इसका आपने क्या किया, एंट्री 10,000, 10,000, ठीक। और इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, रेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 10,000। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एंट्री आप करके बैठे हो और ये एंट्री होनी चाहिए थी। वही मैं बोल रहा था कि रेंट आपका बेसिकली 4,000 ज्यादा आपने डेबिट कर लिया, 4,000 आपने ज्यादा खर्च कर, ज्यादा लिख दिया आपने ऑफिस वाले हिस्से में, कम करो उसको। तो आप अब सही सही एंट्री क्या करेंगे, आप सही सही एंट्री करेंगे क्या, रेंट आपने ज्यादा बुक कर लिया, कम करो भाई। तो टू रेंट 4,000, फैक्ट्री रेंट करना था ना, देखो यहाँ पे आप किए ही नहीं, तो आप यहां लिखोगे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट डेबिट 4,000। बात समझ आती है? तो फैक्ट्री रेंट भी तो एक तरीके का खर्चा है ना, इसको क्या करोगे, इसको यहां लिखोगे, ठीक। और रेंट में से आप माइनस करोगे फैक्ट्री रेंट, कितना, 4,000, और यहां पर कितना लिखोगे, 6,000। हो गया काम खत्म। तो इसका मतलब समझ आया? अभी मैं रेंट के जगह में अगर कोई स्टेशनरी का खर्चा दे देता, अगर मैं रेंट के जगह में कोई दूसरे एक्सपेंस का नाम दे देता, तो आप रट्टा तो नहीं मार सकते ना हर पॉइंट के लिए। तो आप क्या करेंगे, हर एक चीज का एंट्री सोचेंगे। क्या आपने अगर भूल गए एंट्री करना, तो सीधा एंट्री करो, उसका इम्पैक्ट डालो, काम खत्म। अगर आप सही एंट्री की जगह में गलत एंट्री किए, तो सही एंट्री क्या करना चाहिए था, दैट इज दिस वन, गलत क्या कर दिए, दैट इज दिस वन। क्या सही सही एंट्री अब कर दें, जो ये गलत वाला एंट्री और जो आप ये वाला एंट्री है, इसका इम्पैक्ट को डालेंगे, तो अपने आप सही एंट्री का जगह आप देख पाएंगे। बस यही काम करना है। तो इसी का इम्पैक्ट आपको ट्रायल बैलेंस का डेटा के साथ में इस वाले एंट्री का इम्पैक्ट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में लेकर के जाना होता है।
इतना सा काम करना था आपको, है ना। तो मेरे हिसाब से आज इससे ज्यादा आगे नहीं पढ़ाते हैं आपको, पहले इतना प्रैक्टिस करिएगा दोस्त, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने कर रखा है। हम लोग अगले क्लास से बैठेंगे पॉइंट नंबर 8 से लेकर के, और फिर हम लोग देखेंगे लॉस बाय फायर अगर कुछ होता है तो क्या करेंगे। कुछ स्टेशनरी ओनर घर ले गया था, हमने स्टेशनरी बुक कर लिया था खर्चा, तो क्या करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चीजों के साथ में, नए एग्जांपल्स, नए स्टोरी के साथ में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऑल राइट, हैव ए गुड डे डियर, बाय बाय।